जो हमारे पुरखे लड़के गए, हम बिरसा मुंडा जी को याद करते हैं, गुंडाधर बाबा को याद करते हैं, तिलका मांझी को याद करते हैं। उन लोगों ने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी। हम जल जंगल जमीन का नारा जरूर लगा लेते हैं, लेकिन जल जंगल जमीन को उजाड़ कौन रहा है उसके बारे में आज भी अनभिज्ञ। हमने देखा छत्तीसगढ़ के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां आई। आप सभी आंदोलन करते हो क्योंकि आपकी जमीन हड़पी जाती है, आपको विस्थापित होना पड़ा है। एक रिसर्च कंपनी का डाटा आया कि देश के अंदर जो आदिवासी समुदाय है, इसमें से 70% आदिवासी अपने जीवन काल में एक बार विस्थापित होता है। अपने जीवन काल में 100-200-150 साल के अंदर आदिवासी समुदाय एक बार विस्थापित होता है। एक सर्वे रिपोर्ट आई। साथियों, हम विरोध करते हैं, आंदोलन करते हैं, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ इलाके के अंदर जो माइनिंग कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उस कंपनियों से चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के रूप में कौन पार्टियां चंदा ले रही है उस पे भी जाना पड़ेगा। हमारा बेचारा भोला भाला आदिवासी समुदाय क्या समझेगा इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड? चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लीगली चंदा लिया जाता है। छत्तीसगढ़ के इलाके में माइनिंग करने वाली अधिकतर कंपनियों ने चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड मतलब चंदा दिया करोड़ों रुपयों में, 700-800 करोड़ के आसपास दिया गया। अब ये हमारा भोला भाला समाज कैसे समझेगा? साथियों, नारायणपुर के अंदर थल सेना मैं आया, मुझे जानकारी मिली, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। हम सेना का सम्मान करते हैं। जितना आदिवासी समुदाय इस देश की आजादी में लड़ा है, जो शहीद हुआ है, जो आज तक जो शहीद हुए हैं, उनसे कई गुना है, हम सम्मान करते हैं। लेकिन आदिवासी समुदाय के अंदर सेना के प्रति गलत भावना लाने का काम वर्तमान में किया जा रहा है। वो भावना कैसे आएगी? क्योंकि आदिवासियों की जमीन रख के अगर सेना के कैंप लगाएंगे, थल सेना को यहाँ पर जो कैंप रेंज लगाया जा रहा है, तो आदिवासी और सेना के बीच में टकराव वाली स्थिति पैदा हो। पैसा एक्ट में प्रावधान है, शेड्यूल 5 में प्रावधान है कि 5वीं अनुसूची अंतर्गत आदिवासियों की जमीन न सरकार ले सकती है, न ही कोई गैर आदिवासी व्यक्ति ले सकता है। ये किसमें प्रावधान है? शेड्यूल 5 में प्रावधान है। सरकार भी किसी भी परियोजना को लगाने के लिए आदिवासियों की जमीन नहीं ले सकती है जब तक ग्राम सभा इसको सहमति नहीं देती। अब ये अधिकार कैसे मिला? 5वीं अनुसूची के अंदर ये अधिकार कैसे मिला हमको? किसी ने दान में दिया क्या? ये हमारे पुरखों ने लड़ा, अंग्रेजों से लोहा लिया, अपनी जान गंवाई। इसके बाद अंग्रेजों ने और संविधान निर्माताओं ने विचार किया कि ये समुदाय हजारों सालों से जल जंगल की जमीन की लड़ाई लड़ता आ रहा है, इसलिए उनको विशेष प्रावधान देना पड़ेगा ताकि आने वाले समय में इन जल जंगल जमीन नहीं उजाड़ी जाए। इसलिए 5वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया। लेकिन आज ये नहीं हो रहा है। पैसा एक्ट की पालना नहीं हो रही है, शेड्यूल 5 के प्रावधानों की पालना नहीं हो रही है। बिना सहमति के हर जगह पे, मैं हसदेव गया था बीच में जब विधायक था, वहां पर जाके देखा फर्जी ग्राम सभा बना दिया गया। सरपंच को, ग्राम पंचायत को पता ही नहीं है, फर्जी ग्राम सभा बना दिया गया। इस तरह की जो गतिविधियां हो रही है, इस मंच में विराजमान सामाजिक संगठन और सभी पार्टियों के पदाधिकारियों से मेरा अनुरोध है कि हम जिस समाज का सर्टिफिकेट लगा के इस लेवल तक आए हैं, उसका कर्ज अदा करने का आपको काम करना है आने वाले समय में। हम चाहते हैं हमारे देश का विकास हो, हम भी चाहते हैं हमारा देश विश्व में सबसे बड़ी ताकतवर शक्ति बने, लेकिन आदिवासियों को खत्म करके उसको ताकतवर शक्ति नहीं बना सकते हम। साथियों, लंबे समय से हमारे इस इलाके के अंदर देखा गया है फर्जी प्रमाण पत्र वाला। कुछ लोग आदिवासियों से नफरत करते हैं, लेकिन रिजर्वेशन का लाभ लेने के लिए फर्जी प्रमाण पत्र पूरे देश में बनाए जा रहे हैं।
आपके बस्तर में भी बनाए जाते होंगे, छत्तीसगढ़ में भी बनाए जा रहे हैं, पूरे राज्य में बनाया जा रहा है। साथियों, ये प्रमाण पत्र क्यों मिला हमें? हमारे यहाँ कपाल पे या हमारे पीछे कहीं लिखा नहीं है कि आप आदिवासी हो? कहीं लिखा हुआ है क्या? एक तो डीएनए से पता चलेगा, दूसरा संस्कृति से पता चलेगा, कल्चर से पता चलेगा, पूजा पद्धति से पता चलेगा। लेकिन धीरे धीरे देश के अंदर हम देख रहे हैं कि हमारी संस्कृति पे कलम चढ़ाने का काम हो रहा है, हमारी पूजा पद्धति पे कलम चढ़ाने का काम हो रहा है। और धीरे धीरे हम पढ़े लिखे कई लोग संस्कृति को भूलने की बात भी किया जाता है। साथियों, एक लंबे समय से एक जंग छड़ी रहती है पूरे देश के अंदर। मैं सांसद बन के गया और मैंने संसद के अंदर बोला कि आदिवासी समुदाय धर्मपूर्वी समुदाय। हमारे संचालक महोदय कहते थे कि यहाँ पर हमें ये राजनीतिक मंच नहीं है, ना ही ये धार्मिक मंच है, लेकिन ये ज्ञापन दिया, उसमें मुझे लिख के दिया गया कि आदिवासी धर्म कोड लागू करने पर, इस ज्ञापन में लिखा गया है कि आदिवासी धर्म कोड जारी किया जाए। जब इस बात काफी भूचाल आता है, पता नहीं माइक में सांस मैं आज घूमा इस बस्तर इलाके के अंदर कोंडागांव में। मैंने सभी धर्मों को नजदीक से देखा है, सभी धर्म की धार्मिक परंपरा को भी देखा है। जैन धर्म की परंपरा को देखा, हिंदू धर्म की परंपरा को देखा, ईसाई धर्म की परंपरा को देखा, बौद्ध धर्म की परंपरा को देखा है। लेकिन आदिवासी समुदाय की धर्म परंपरा, भक्ति परंपरा, हमारी पूजा पद्धति किसी भी धर्म से मेल नहीं खाती। इसीलिए अपनी आइडेंटिटी को लेके पूरा देश का आदिवासियों का अलग से धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। क्या इस बात में आप सभी सहमत हो? पक्का? कौन सहमत, कौन नहीं है? सब सहमत हैं। हम ये कहते हैं कि हमारा बाप, हमारे खुद के बाप की बात करते हैं तो दूसरों को दिक्कत थोड़ी होनी चाहिए क्या? एक जंग छिड़ी पूरे देश के अंदर। हम किसी भी धर्म के विरोधी नहीं है, हम किसी भी धर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन आदिवासियों की अपनी परंपरा, अपनी आइडेंटिटी को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और उसमें जब भी बात करते हैं, मैंने संसद के अंदर भी कहा था कि आदिवासी समुदाय न ईसाई है, न सिख है, न बौद्ध है, आदिवासी है। हमें आदिवासी की संस्कृति, हमारी आइडेंटिटी को बरकरार रखना है। आप सभी के साथ सहयोग से हमारी लड़ाई धर्म की भी, एक बात ये भी समझना है, हमारी लड़ाई हमारी संस्कृति बचाने की है। हमारी लड़ाई हमारा इतिहास को, वास्तविक इतिहास को आने वाली पीढ़ी को बताने की है। हमारी लड़ाई रिजर्वेशन की है, हमारी लड़ाई जंगल जमीन की है, हमारी लड़ाई आइडेंटिटी बचाने की है। लेकिन धर्म की बात इसलिए बार बार छेड़ी जाती है कि इस देश के अंदर हमने देखा कि आदिवासी समुदाय कई इलाके में ईसाई भी बना हुआ है। कई इलाकों में आदिवासी समुदाय, महाराष्ट्र का कुछ इलाका उधर मुस्लिम भी बना हुआ है, कुछ इलाकों में आदिवासी समुदाय हिंदू भी बना हुआ है, कुछ इलाकों में आदिवासी समुदाय सिख भी बना हुआ है। इस देश के प्रत्येक कोने में, हर इलाके में आदिवासी समुदाय है, लेकिन अलग अलग धर्मों में बटा हुआ है। इसी वजह से छत्तीसगढ़ या बस्तर या किसी झारखंड में आदिवासी समुदाय पे अत्याचार होता है तो देश का आदिवासी एक नहीं हो पा रहा है। हम देश हिस्सा है, मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय, दोनों समुदाय आदिवासी है, लेकिन दोनों का धर्म अलग अलग है। और धर्म की लड़ाई वो ऐसे मरे हैं, ऐसे लड़े हैं कि आपस में अपने एक दूसरे को काट रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आदिवासियों की अपना अलग से धर्म व्यवस्था होनी चाहिए। किसी को कुछ मानना है माने, हमें कोई दिक्कत नहीं, जिसको जो मानना है। इस देश का संविधान ऐसे हर व्यक्ति को अपने हिसाब से धर्म मानने का अधिकार देता है। और इस देश का पहला उदाहरण भीमराव अंबेडकर जी, अपन सब जानते हैं, संविधान निर्माता। उन्होंने
अक्टूबर 1956 में 4 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म। क्योंकि संविधान राइट देता है कि हर व्यक्ति को एक हिसाब से मानना है, लेकिन यह सच्चाई है कि आदिवासी समुदाय की अपनी धर्म परंपरा, अपनी पूजा पद्धति अनेक धर्मों से अलग है और सभी धर्मों से पहले है। जिन धर्मों का निर्माण ही नहीं हुआ उस समय से आदिवासी समुदाय अपनी पूजा पद्धति करते हैं। लेकिन यह देखा गया है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए कुछ लोग, अपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए कुछ लोग हमारे आदिवासी समुदाय को धर्मों में बांट के राज करना चाहते हैं। साथियों, मैं कई बार बोलता हूं कि आदमी एक तो शरीर से विकलांग होता है, अपने हाथ अपने पैर से। अगर हाथ पैर से विकलांग अपन को दिखता है कि इसका हाथ टूटा हुआ है, इसका पैर टूटा हुआ है, लेकिन इस देश में कुछ विचारधारा ऐसी है जो इंसान को दिमाग से विकलांग बनाने का काम। मेरी बात को समझे होंगे आप? किस देश में कुछ विचारधारा ऐसी है जो हमारे समुदाय के कुछ लोगों को दिमागी रूप से, मानसिक रूप से विकलांग बनाने का काम करते हैं। हम आंखों से अंधा है उसको कह सकते हैं, आगे खड्डा है वो अपनी बात मान लेगा, लेकिन जो दिमाग से अंधा है उसको कहेंगे आगे खड्डा है तो वो अपन से लड़ने के लिए आएगा। और यही हो रहा है आज। आप जब अधिकारों की बात करोगे, आप जो संस्कृति की बात करोगे, आप आदिवासी धर्म कोड की बात करोगे, सबसे पहले आप जो मानसिक रूप से विकलांग है वो आपके सामने आके खड़ा रहेगा, आपसे लड़ेगा। यही स्थिति पूरे देश के अंदर बनी हुई है। साथियों, रिजर्वेशन की बात करें, हमें ये दिक्कत है आज तक हमारे आदिवासी इलाके के अंदर अनेक कतार होती है, कुछ पार्टियां भी कराती है, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम ये आदिवासियों का भला चाहते हो तो दूसरी कथाएं लगे नहीं लगे, लेकिन संविधान की कथा भी लगाया करो कभी कि आदिवासियों के क्या क्या अधिकार है वो भी बताने की बात करो। सभी प्रकार की कथाएं चलती है, सभी प्रकार के आयोजन होते हैं, लेकिन मेरा एक निवेदन है कि हमें दूसरी कथा लगे नहीं लगे, लेकिन संविधान के संबंधित कथा लगाया करो और इसमें आदिवासियों के क्या अधिकार है वो भी बताने की बात किया करो। हम लोग शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की शिक्षा है। पहली जो हमें परिवार से और समाज से सीखने को मिलता है। किससे मिलता है? परिवार से, समाज से सीखने को मिलता है, वो पहली शिक्षा है। और दूसरी शिक्षा जो पाठ्यक्रम के माध्यम से नौकरी प्राप्त करने के लिए मिलती है शिक्षा। और तीसरे नंबर की शिक्षा जो किसी पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाई जाती है वो शिक्षा है आपके संवैधानिक कई अधिकार, आपका इतिहास, आपका कल्चर, आपकी आइडेंटिटी, वो शिक्षा भी प्राप्त करने की जरूरत है। अब हमारे लोग पाठ्यक्रम वाली शिक्षा प्राप्त करके अधिकारी, कर्मचारी, नेता बन जाते हैं, लेकिन जो हमारे समाज के इतिहास जो किसी पाठ्यक्रम में नहीं दर्शाया जाता है, हमारे समाज के अधिकार जो किसी पाठ्यक्रम में नहीं दर्शाए जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के अंदर पाठ्यक्रम जो है उस पाठ्यक्रम में शेड्यूल 5 के प्रावधानों के बारे में किस किस कक्षा में पढ़ाया जा रहा है? पढ़ाया जा रहा है किसी कक्षा में? क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? पेशा एक्ट कानून क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा पाठ्यक्रम में? आदिवासी समाज की बहन बेटियों पे इस देश में 100 साल तक स्तन टैक्स लगा है। क्या लगा है? स्तन टैक्स। उसको किसी पाठ्यक्रम में क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? आप 6000 साल पुरानी बात को पाठ्यक्रम में पढ़ा रहे हो, लेकिन 300 साल 250 साल पहले हमारी बहन बेटियों पे स्तन टैक्स के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? आजादी से कुछ समय पहले तिलका मांझी, बिरसा मुंडा के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? मैंने देखा है एनसीईआरटी के अंदर पिछले 10 सालों के अंदर आदिवासी समुदाय के इतिहास के संबंधित, आदिवासी समुदाय के अधिकार के संबंधित अगर कहीं छोटा मोटा भी था
उसको भी हटाने का काम किया है। एनसीईआरटी की 12वीं की किताब बिरसा मुंडा का इतिहास लिखा था, बिरसा मुंडा के उपदेश लिखे थे। बिरसा मुंडा ने कहा था कि आदिवासी समुदाय की पूजा पद्धति अनेक धर्मों अन्य धर्मों से अलग है, वो किसी भी धर्म में मेल नहीं खाती। बिरसा मुंडा जी ने उपदेश दिया था। एक लेखक ने लिखा था, वो कई सालों से एनसीईआरटी में पढ़ाया जाता था, लेकिन 2024 में उसको हटा दिया गया और कहा कि आदिवासी बिरसा मुंडा जी हिंदू धर्म को अपनाना यूके के चले गए। पर वो सच्चाई नहीं था। मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूं, लेकिन ये बात जरूर है कि आदिवासी समुदाय सभी धर्मों से पहले है। आदिवासी समुदाय की अपनी खुद की धार्मिक व्यवस्था है, ये सच्चाई है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 इसमें स्पष्ट कर रखा है कि हिंदू विवाह अधिनियम आदिवासी समुदाय पर लागू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आदिवासी समुदाय हिंदू नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हिंदू विवाह अधिनियम कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट कह रहे हैं, हाई कोर्ट के कई जजमेंट कह रहे हैं, इतिहास कह रहा है, संविधान कह रहा है कि आदिवासी समुदाय आदिवासी है, वो सभी धर्म पूर्वी समुदाय है। ये सच्चाई। साथियों, आरक्षण की बात को मैंने थोड़ा अलग वे में थोड़ा लेके बताया। आरक्षण की बात करते हैं, यहाँ पर लिखा है कि आरक्षण 100% लागू किया जाए। कितना प्रतिशत? शेड्यूल एरिया के अंदर रिजर्वेशन 100% लागू किया जाए। क्या यह सच्चाई है? क्या यह संविधान में प्रावधान है? 100% रिजर्वेशन लागू होना चाहिए, ये बात आप सब कर रहे हो? मांग कर रहे हो नहीं कर रहे हो? कर रहे हो। क्या संविधान में इसका प्रावधान है? संविधान में प्रावधान है। शेड्यूल एरिया, शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 में जमीन का हो, शासन प्रशासन में 100% रिजर्वेशन आदिवासियों को मिलना चाहिए, ये संविधान के अंदर है और इम्प्लीमेंट भी हुआ है कुछ इलाकों के अंदर। आंध्र प्रदेश आपका दूर नहीं है, आंध्र प्रदेश राज्य में 100% रिजर्वेशन 7 साल तक मिला। शेड्यूल एरिया की कोई भी भर्ती एक साल 1 से 109 की भर्ती में 100% अगर 150 सीटें आई है थर्ड ग्रेड टीचर की, तो 150 ही 50 आदिवासियों से भरी जाएगी, ये प्रावधान है। और आंध्र प्रदेश में 60 साल तक लागू रहा, आंध्र प्रदेश के लोगों को मिला। अगर संविधान में प्रावधान होता इसमें 7 साल तक नहीं मिलता। अब खत्म कैसे हुआ? कुछ लोग विरोधी लोग हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए और वहां मैनेज होके वो मामला आज सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ। ये प्रावधान है, लेकिन संविधान के मंदिर की और सबसे बड़ा ग्रंथ है संविधान, उस ग्रंथ को कभी नहीं बांटा जाता है। बाकी ग्रंथ की किताबें बहुत बांटी जाती है। तो हमें संविधान के ग्रंथ है, उस ग्रंथ को समझना है, उस ग्रंथ को बांटना है, उसको ग्रहण करना है और उसमें हमारे क्या अधिकार हैं, उस अधिकार को समझना है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हमने तो जिंदगी निकाल ली, आप सब भी निकाल लेंगे। आप भी संघर्ष कर रहे हो, हम भी संघर्ष कर रहे हैं, नेता बन के कर रहे हैं, पता नहीं कब क्या हो जाए। लेकिन हम आने वाली पीढ़ी को क्या देके जा रहे हैं? आपने आया, आपने पूजा पद्धति करवाई, हमारे पूर्वजों को आपने फूल माला पहनवाई मेरे से। क्यों पहनवाई? क्योंकि ये लोग हमारे लिए लड़ मर के गए, हमारे लिए जमीन निकाल के गए, हमारे अधिकार दिला के गए, इसलिए हम अगरबत्ती दिया पूजा पद्धति कर रहे हैं। कर रहे नहीं कर रहे? अगर इन्होंने हमारे लिए भलाई का काम नहीं किया होता तो आज हम उनकी पूजा पद्धति नहीं करते। और हम जो कर रहे हैं आज, हम आवश्यकता वाली भौतिक सुख सुविधा वाली जिंदगी जी के अधिकार खत्म करने वाले लोगों के साथ खड़े रह रहे हैं। तो आने वाले 30, 40, 50 साल बाद हमारी पीढ़ी जल जंगल जमीन से
बार हो जाएगी, उनसे छीन लिया जाएगा, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, पहचान खत्म हो जाएगी, उनकी धार्मिक व्यवस्था खत्म हो जाएगी, तब 50 साल बाद हमारी जो पीढ़ी है हमारा अगरबत्ती दिया नहीं करेगी। वो करेगी, अपनी पूजा पद्धति करेगी, पूजा पाठ करेगी, क्योंकि हम तो हमारे अधिकार जो है वो खत्म करके जा रहे हैं। हम तो हमारी संस्कृति पे अन्य संस्कृति का कलम चढ़ा के जा रहे हैं। हम तो जो रिजर्वेशन खत्म हो रहा है उसके साथ जा रहे हैं। हमारे लोग टीचर बन गए, कांस्टेबल बन गए, कुछ आरएस अधिकारी सीआई बन गए, कुछ प्रोफेसर बन गए, हम खुश हो गए। लेकिन देश के अंदर सुप्रीम संस्था है, आईआईटीएन है, आईआईएम है, विश्वविद्यालय है, वहां पर छत्तीसगढ़ का एक भी आदिवासी प्रतिनिधित्व नहीं है आईआईटीएन में। पूरे देश के आईआईटीएन जो हैं, पूरे देश के विश्वविद्यालय हैं, यहाँ पर आदिवासियों का प्रतिनिधित्व 2.5% है आज भी। अगर 100 प्रोफेसर हैं विश्वविद्यालय में तो वहां पर 2 से 3% आदिवासियों का प्रतिनिधित्व है। और इसमें भी देखा जाए तो हमारे इलाके का आदिवासियों का प्रतिनिधित्व आज भी नहीं है। इसलिए साथियों, मेरा आज आने का उद्देश्य ये है कि हमारे अंदर जागरूकता है, हम हमारे अधिकारों को पहचाने, हमारा दुश्मन कौन है उनको पहचाने, और दुश्मन से लड़ाई हमको विचारों से लड़नी है। और हमारे विचारों में इतनी ताकत है कि आने वाले समय में अवश्य पूरे देश का आदिवासी समुदाय एक मंच पे आए। संविधान में प्रावधान इसलिए कर दिया है रिजर्व सीट का, ताकि उस समाज का एमएलए एमपी जाके समाज का प्रतिनिधित्व करेगा। लेकिन आज देश के अंदर जिस समाज का सर्टिफिकेट लेके जनप्रतिनिधि जाते हैं, उस समाज के प्रति उत्तरदायित्व कम रहते हैं, उस समाज के प्रति वफादार कम रहते हैं, उस समाज के प्रति जवाबदेही कम रहते हैं। वो जवाबदेही किसके रहते हैं? हाईकमान की। वो वफादार किसके रहते हैं? वो उत्तरदायित्व किसके रहते हैं? लेकिन हमें ऐसा माहौल क्रिएट करना है, आप कहीं भी पार्टी में रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे जनप्रतिनिधि को हमें तैयार करना है कि जो समाज के प्रति उत्तरदायित्व रहे, समाज के प्रति वफादार रहे और समाज के प्रति जवाबदेही रहे। ऐसे लोगों को हमें तैयार करने की सख्त जरूरत है। साथियों, समय काफी हो चुका है, मुझे भी जाना है, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करके जाना चाहूंगा। ये संस्कृति, ये आपकी ताकत है। ये बोली भाषा, हल्बी भाषा, गोंडी भाषा, ये हमारी आइडेंटिटी है। और आंदोलन छेड़ना है कि हल्बी भाषा, गोंडी भाषा को राज्य लेवल पे 8वीं सूची के अंदर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजो। और मैं आपकी इस बात को, हल्बी भाषा, गोंडी भाषा, इन भाषाओं को 8वीं अनुसूची के अंदर जोड़ने के लिए केंद्र सरकार को पत्र भी लिखूंगा। और लोकसभा में आपकी हर समस्या को लेके, आपके जल जंगल जमीन को लेके, आपके अधिकारों को लेके, आपके बोली भाषा के संरक्षण को लेके अवश्य हम लोकसभा के अंदर आपकी बात करेंगे। और मैंने एक चीज देखा है, हमारा टीचर जा रहा है स्कूल में, बच्चा तो हल्बी बोल रहा है, गोंडी बोल रहा है, और टीचर को गोंडी और हल्बी आई नहीं। बच्चा क्या पढ़ेगा? बच्चा ड्रॉप आउट हो रहा है। इसलिए सरकार से मांग करनी है, मेरी ओर से भी मदद करूंगा कि जो भी टीचर लगाया जाए, या तो अलग से एक पद क्रिएट किया जाए जो हल्बी या गोंडी भाषा को जानता हो, उस भाषा से संबंधित टीचर लगना चाहिए हमारे आदिवासी इलाके के। या जो भी आरपीएससी आपके यहाँ जो एग्जाम होते हैं, उस एग्जाम में ये किया जाए कि 5% या 10% हल्बी गोंडी भाषा के नंबर होने चाहिए। जिसको गोंडी और हल्बी आती है उसी को 10% नंबर दिया जाए, ये प्रावधान होना चाहिए। तो ही हमारी भाषा बचेगी, और भाषा बचेगी तो हमारी आइडेंटिटी बचेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको दिल से धन्यवाद, आभार। आप सभी से अंत में यही अनुरोध है कि अब हमारे बच्चों को पढ़ाना है, हमारे बच्चों को हमारे हक अधिकार को जानने के लिए कहना है। हमें
वास्तविकता की ओर ले जाना है, हमें काल्पनिकता की ओर नहीं जाना है। हमें 300 साल पुराना हमारा समाज का जो इतिहास है उसको समझना है। 6,000 साल पुराने इतिहास को समझेंगे चल जाएगा, लेकिन 500 साल पहले हमारे समुदाय के साथ जो अन्याय हुआ है उसको समझने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मंचासीन अतिथि, सारी हमारी नागरिक शक्ति, सारी महिलाएं, पुरुषों और सारे हमारे आदिवासी समुदाय के युवा साथियों को धन्यवाद। और एक बात अंत में मैं चाहूंगा कि हमारे अंदर आदिवासियत होनी चाहिए। हम गोंड है, आप उराव हो, आप अन्य समुदाय हो, लेकिन आदिवासियों के नाम से सभी को एक होने की जरूरत है। अगर देश लेवल पे हमें समुदाय को आत्मनिर्भर बनाना है तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। मैं भले राजस्थान से सांसद हूँ, लेकिन छत्तीसगढ़ की, बस्तर की कोई भी बात आएगी, हम लोग राजस्थान के अंदर आंदोलन करेंगे और देश की संसद के अंदर भी आपकी बात को उठाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार। जय जोहार, जय भारत, जय संविधान। जय जोहार का नारा है हमारा है। उड़ाल बेंदा, उड़ाल बेंदा, सेवा। आप सबको आभार, जय जोहार, सेवा जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। उड़ाल बेंदा, सेवा सेवा। हमारे बीच में अब निकलना है, बहुत सुंदर हमारे एक अतिथि के द्वारा काफी बढ़िया यहाँ पर मदद दे रहे थे। और इसी बीच हमारे बीच में पूर्व सांसद दिनेश कश्यप जी का आगमन हो रहा है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। जो हमारे बीच में अतिथि की तरफ यहाँ पर उपस्थित होने जा रहे हैं उनके समस्त पदाधिकारियों के साथ